तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो झारखंड माध्यमिक बोर्ड में जो यानी कि 10वीं कक्षा की जो परीक्षा होती है हुई है अभी तक आई हुई है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। इस बार हम लोग 2014 का देख रहे हैं। 2014 का बच्चे याद रखिए। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जो घंटिया होता है ना बगलवा में, उसको दबा दीजिएगा। चलिए ठीक है। तो और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, बच्चे देखिए, ब्राइट पब्लिकेशन चैनल को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और सबसे बढ़ के बात यह है कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों तक ये किताब पहुंच चुकी होगी। यदि नहीं पहुंची है, अपने दोस्तों को जरूर एक बार बताइएगा। इस किताब को ले लेंगे, अपने किसी भी नजदीकी किताब घर से ले सकते हैं, फोन कर लेंगे, वैसे किताब पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये सबसे ये है, चलो देखिए बड़ी आसान है। सबसे पहले हम ये समझेंगे अभाज्य होता क्या है। अभाज्य संख्या से आप समझते क्या है, समझते हैं जो लिखिए जल्दी कमेंट में। चलिए हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है, अभाज्य का मतलब होता है यानी कि वो संख्या जो कि खुद से और एक से सिर्फ भाग लगे। जैसे मैं कह दूं दो, दो को देखिए, दो भी तो अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वो एक से भी कटेगी और दो से। लेकिन मैंने क्या कहा है, अभाज्य संख्या होने का मतलब है कि या तो वो एक से कटे या तो खुद अपने आप से कटे, यानी दो है। ठीक है, चलिए तीन, तीन भी है। छह, छह नहीं है क्योंकि एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, नहीं कटेगा, और छह से भी कटेगा। तो हमको वैसी संख्या को ढूंढना है जो कि तीन से सिर्फ विभाजित। तो देखिए अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड में करने के लिए आप सभी जानते हैं कि हम लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग वाले मेथड से। तो चलिए 140 का निकाल देते हैं। 140 का कैसे निकालेंगे? दो से जाएगा कितने बार में? 20 बार में, नहीं 70 बार में। ये गया 35, 5 से गया 7 बार में, 7 से गया 1 बार में। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 140 जो है वो बराबर है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यही तो हमने लिख दिया, यही तो हमको लिखना है। मतलब क्या है, देखिए क्या इनमें से कौन कौन सा जो है संख्या अभाज्य है। देखिए ये सभी अभाज्य हैं। ये भी अपने आप से कटता है या एक से कटता है, ये भी अपने आप से या एक से कटता है, ये भी अपने आप से या एक से कटता है। हमने इस रूप में इसको लिख दिया। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे आइए। देखिए दूसरा प्रश्न ये कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दिया हुआ का ग्राफ नीचे आकृति में आपको दिया गया हुआ है। ठीक है, और इस आकृति को आपको देख करके ये बताना है कि px में शून्यकों की संख्या लिखिए। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, अभी हम दूसरा नंबर बना रहे हैं। देखिए इतना, तो देखिए ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये इसमें x कितनी बार कट रहा है। देखिए यहाँ पे y बराबर px है, यानी x का हल निकालना है। x कितनी बार कट रहा है? एक बार। ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, और ये हो गया 4 बार। कितना हल होगा इसका? 4 बार कट रहा है तो 4 हल होगा। तीसरे सवाल पे आ जाइए। देखिए तीसरा नंबर सवाल किधर गया? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बच्चे आप सभी जानते हैं इसको बनाने का देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो आप सिंपल ये कर लीजिए कि देखिए हम ऐसे में क्या करते हैं, देखिए यहां पे है x 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। आप सभी एक बात का ध्यान रखिए, देखिए कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप करेंगे, किताब में करके दिया हुआ है। ये आपका काम है, आप करेंगे घर पे। मेरा काम है समझाना, बना कैसे है ये बताना। ठीक, अब देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये इधर आके घट जाएगा, 2x घट गया प्लस 3x, और ये इधर आ जाएगा -1 बराबर 0। आप सभी जानते हैं कि इसमें घात कितना, इसमें से घट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज टू 0। आप पाएंगे कि इसमें घात कितना है? 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण हमारा होगा। चलिए ये तीसरा नंबर सवाल भी हमारा हो गया। चौथे पे आइए, मान निकालिए tan 65 प्रश्न पे, इस पे चौथे नंबर में ये कहता है कि tan 65 डिग्री माइनस cot 65 डिग्री का मान कितना होगा। आज ये जल्दी से देखिए, ये हमको निकालना है मान किसका। देखिए क्या, tan 65 डिग्री में से cot 65 डिग्री को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? कट के 0 हो जाएगा क्या? जल्दी से कमेंट में लिखिए, क्या 0 हो जाएगा उत्तर क्या? अरे नहीं बचवा लोग, नहीं। देखिए
tan 65 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? tan 65 को हम 90 में से घटा करके यहां पे 25 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी से। यदि नहीं लिख सकते तो बताइएगा, बताइए। देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, यहां पे 25 होगा, 25 होगा। खैर ठीक है, यहां पे देखिए ये cot 25 है ना, cot 25 है। अब इसको क्या करना है? माइनस cot 25 करना है। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। इसको मैं cot 25 डिग्री लिख सकता हूं, इसमें से cot 25 डिग्री जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यही उत्तर होगा आपका। क्या होगा? 0 होगा। चौथा हो गया, पांचवें पे आइए। देखिए ये सब 1 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें जो है आपको प्रथम पद निकालना है, इसका सार्व अंतर निकालना है, और तो और सार्व अंतर निकालना है। बस प्रथम पद निकालिए, आप सभी पाएंगे। देखिए खुद ही निकाल लीजिए। यहां पे प्रथम पद निकालने का तरीका देखिए, एपी है, यहां पे एपी है आपका 4, 10, 16, 22। अब आगे देखिए क्या करेंगे। आपको पता है पहली वाली संख्या यानी कि ए से दर्शाते हैं, ये कितनी है? 4 है। दूसरी वाली संख्या 10 है। हम कैसे निकालते हैं? और दूसरी वाली से पहली वाली को घटा देंगे, हमारा सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 10 में से 4 घटाएंगे 6। सिर्फ इतना ही नहीं, हर दूसरी से पहले को घटाएंगे। 16 में से 10 घटाएंगे तो भी 6, 22 में से 16 घटाएंगे तो भी 6। देखिए मैं यहां लिख लिख के पूरा नहीं बना सकता, किताब में बना के दिया गया, आप वहां से देख लेंगे। क्योंकि यदि मैं ऐसे करने लग गया ना, तो बच्चे याद रख लीजिएगा कि फिर वीडियो 4-4, 5-5 घंटे की बनेगी। तो आप लोग इसको थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए। चलिए अब हम आएंगे छठे नंबर प्रश्न में। तो छठा नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए अभी जल्दी। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप लिखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप आप सभी जानते हैं कि यदि मैं आपको ये वृत्त दे दूं और आपसे बोलूं परिमाप कितना होता है, यदि इसकी त्रिज्या आर है, आप सीधा कह देंगे सर 2πr सूत्र होता है। तो सूत्र से आ गया है जी। चलिए हो गया सही। 7वें पे आइए। 7वें पे नीचे आकृति डीई, देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कि डीई ये वाला जो है इसके समानांतर है। इस त्रिभुज में देखिए ये जो डी है इसके समानांतर है ना। अब देखिए ऐसे में कोई त्रिभुज में यदि ये दोनों समानांतर हो जाए तो थेल्स थ्योरम ये कहता है, क्या होता है ऐसे में, यदि ये थेल्स थ्योरम ने ऐसे कहा था, ये यदि ए है, बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, यदि डी ई किसी भी कारणवश यदि समानांतर हो जाता है बीसी के, ऐसे कंडीशन में लिखा जा सकता है एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, ये लिखा जा सकता है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, ये यदि x है, ये 16 है, ये 17 है और ये हमारा 34 है। आप सब देखिए बस यहाँ पे मान रख दीजिए इसका x बटे 16, ए का मान 34 बटे 17, काटिए इससे 2 बार में x का मान, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आया भी है। 8वें पर आइए। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा कैसी रेखा कहते हैं? देखिए उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा या उसको छेदन रेखा के भी नाम से हम लोग, या छेदक रेखा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। सिंपल है। एक पासा को, 9वां सवाल है कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 3 से कम संख्या पाने की प्रायिकता कितनी होगी? आप सभी जानते हैं यदि आप ऐसे डाइस को, यानी जो जिसे लूडो हम खेलते हैं, उसको हम ऐसे पासे को फेंकेंगे, क्या क्या आ सकता है? आप कहेंगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कमेंट में लिख के बताइए किसका किसका खाली छक्का ही आता है, ठीक है, और वो भी जिसका खाली एक ही आता है। चलिए 6 आता है। हम यहाँ पे इसका सूत्र होता है कि ईपीई से दर्शाते हैं, और ये इवेंट यानी कि अनुकूल परिमाण, या और यहाँ पे नीचे है संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम आप देखिए कितना आने की संख्या है, टोटल 6 गो आने की संभावना है। लेकिन अनुकूल क्या है? 3 से कम। 3 से कम क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। 3 का तो बातें नहीं बोल रहा है कि 3 से कम आएगा।
एक और दो, कितना आने की संख्या? दो, यानी परिणाम कितने आ सकते हैं? दो। लेकिन टोटल कितने परिणाम मिलने के चांसेस हैं? 6। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये था बच्चों लोग आप लोगों का 9वां सवाल। अब आ जाइए 10वां में। 10वां में वर्ग अंतराल की निम्न सीमाओं को संचयी बारंबारता। देखिए एकदम आसान सवाल है, यहाँ पे आपको लिखा गया हुआ, पढ़ लीजिएगा उसको, कोई जरूरत, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बहुपद पी एक्स इतना को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर कितना होगा। देखिए बोला गया कि जी एक्स से बहुपद से भाग दे दिया गया पी एक्स को, तो आपको बताना है क्या उत्तर होगा। चलिए बच्चों लोग भाग दे के देखते हैं। आपको मैं बता दूं, इसको लिखना है -x², 2 - x² से भाग देने का है, x⁴ -5x + 6 को भाग देना है। अरे देना ना है जी, जल्दी बकिए। जी हाँ बिल्कुल देना है। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पे मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा अच्छे से, यानी मैं इसको भाग दूंगा -x² + 2 से भाग दूंगा x⁴ -5x + 6 को। अब देखिए x² को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? +x4 आ जाए, तो पहले तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बन गया। x को वर्ग से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, इतना तो आ जाएगा, लेकिन प्लस में नहीं आएगा, प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि ये +2 वाले इसमें गुना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x⁴ -2x²। ये बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, ये नीचे उतरेगा, 2x², ये वाला नीचे आएगा -5x। ठीक है, ये अभी कुछ नहीं है। अब देखिए -x² को +2x² लाने के लिए -2x से गुना करना पड़ेगा। अब यहां पे लिखेंगे हम -2 से खाली गुना करना पड़ेगा। ये हमारा बन गया 2x² माइनस कितना बन गया? 4। चलिए ये माइनस ये प्लस कट गया, बच गया ऊपर में क्या? -5x + 4। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। देखिए एक यहां पे छूटा हुआ है, ये जो +6 है ना, तो यहां भी +6 अब उतर जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं -5x + 10, है ना। देखिए ये 6 वाला हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा -5x + 10, यानी कि शेषफल कितना हो गया? इसी को हमने नीचे में लिख दिया है -5x + 10। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भागफल हमारा क्या हो जाएगा? भागफल यहाँ पे देखिए -x² - 2, ये हो गया भागफल। शेषफल कितना हो जाएगा? -5x + 10। अगले पे आइए 12 नंबर पे। 12 नंबर कह रहा है मान निकालिए। किसका मान निकालिए भाई? तो देखिए आपके सामने दिया गया है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इसका मान निकालना है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 गुना cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान √3/2। ठीक है, जोड़ sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, √3/, ये देखिए ये कितना हो जाएगा? गुना होगा तो 3/4, 1/4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4/4, कट करके कितना हो जाएगा? 1। यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बच्चे 13 नंबर पे आइए। देखिए 13 नंबर बोल रहा है y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए यदि यहां से ये समदूरस्थ है। देखिए अभी फिलहाल ये आपको सही करके मिलेगा, पर फिलहाल ये वाला यहाँ पे है गलत है। देखिए समदूरस्थ होने के बहुत सारे आप तरीके लगा सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे ये तरीका लगाऊंगा। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या है? ये कोई रेखा है, ये एक बिंदु है, यहां से ये और ये दोनों के दोनों बराबर दूरी पे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, सी है, ये है ए और ये है बी, ये है ए,
ठीक है। सी पर बोला जा रहा है कि बिंदु ज्ञात कीजिए जो y अक्ष पर है, y अक्ष पर होगा यानी कि x पर 0 होगा। अब ये देखिए, अब यहां से हमको ये बोला जा रहा है कौन कौन सा बिंदु है, 6 5 निर्देशांक दिया गया है आपको, और -4 3, ठीक है, ये है। अब देखिए आपको समदूरस्थ, आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, AC बराबर कितना होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा BC कितना निकालेंगे, BC रूट में होगा, कितना होगा, देखिए BC निकालेंगे हम कैसे, 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर। अब हमको पता है ये और ये दोनों बराबर है भाई, समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे हैं। हमको पता है AC जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है, रूट में इसको तोड़ के लिखिए, 6 6 36 प्लस y² प्लस 25 -10y, लिखा जा सकता है ऐसा, y² प्लस 25 -2 5 10y। रूट देखिए यहाँ पे 16 प्लस y² प्लस 9 -6y। आप सभी जानते हैं रूट से रूट होगा और कैंसिल। अब y, इसके बाद देखिए यहाँ पे y² रूट खत्म हो जाने के बाद लिखेंगे 36 और 25, 36 और 25 हमारा हो गया 41 और 20 61, 36 5 41 20 61 प्लस y² - 10y इज इक्वल टू 16 प्लस y²। इसको हम लिखते हैं सीधा 16 9 25, 16 9 25 -6y, और ये y² तो है ही है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये चले गए भाई साहब, ठीक है, और ये 61 आकर के इधर इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो उधर जाके +10 में हो जाएगा, 10y - 6y, ये इस तरफ आएगा। 61 में से इसको घटा देंगे, हो जाएगा 36। यहां पर हम देखेंगे कि कितना आ गया, 10 में से 6 जाएगा, 4y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 36। 4 से ये गया कितने बार में, 9। y का मान कितना आएगा, 9। देखिए ये उत्तर गलत नहीं है, उत्तर है सही। ठीक, चलिए, तो बच्चे हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। कितना नंबर सवाल, 13 नंबर। 14 पे आइए। 14 नंबर ये बोल रहा है कि ये ABC त्रिभुज, जो ABC आपको दिख रहा हुआ है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और जिसमें AC को दिया गया BC के बराबर है। देखिए ये एक त्रिभुज है AC, और ये है हमारा B। बोला गया प्रश्न में कि ये इसके बराबर है। आपको ये सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये हमको अभी नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये एक समकोण, हम लोग मान ले रहे हैं कि ये यहां पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे सूत्र देखिए क्या दिया हुआ है। हमको ये नहीं पता है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर ये दिया गया है AB का जो वर्ग है वो बराबर होगा 2AC के वर्ग के बराबर। हमने इसी को लिख दिया, AB का जो वर्ग है AC का वर्ग के बराबर प्लस AC के वर्ग के बराबर तोड़ दिया। प्रश्न में दिया है AC बराबर है BC के, हमने लिख दिया AB के वर्ग के बराबर है AC का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। आप बताइए ये कब लिखा जा सकता था, ये तभी लिखा जा सकता था। अब हम मान लेंगे कि ये 90 डिग्री होता तो हम क्या लिखते, पाइथागोरस सूत्र से। आप कहते कि सर अबे यार, हाँ, AB का वर्ग बराबर होता है AC के वर्ग जोड़ BC के वर्ग के। यही तो बतिया है। देखिए सिद्ध तो हो गया ना, इसलिए ये 90 डिग्री का है कोण। ठीक है, क्योंकि ये तभी होता है जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगला देखिए, एक थैले में, प्रश्न संख्या 15, एक थैले में 9 लाल और एक थैले में 3 लाल
और 5 काली गेंदें, यानी टोटल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें हैं। खुशबू बिना थैली के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी? देखिए हमने कहा है ये है थैली, थैली में है और यहां पे 5 को है काली। अब देखिए हमको यहां पे क्या करेंगे, पहली बार उसको कौन सी गेंद निकालनी है? लाल रंग की। ये बताइए लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? आप कहेंगे देखिए हमको पता है ना कि मतलब लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। अब देखिए हमको ये पता है लाल होने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या होगा कि एन ई बटा में हमारा क्या होगा? एन एस, यही हमारा सूत्र होता है ना। अब हमको पता है अनुकूल परिणामों की संख्या, कितना आने का चांस है भाई? लाल बल्ब, मान लेते मैं बॉल निकालता हूं तो क्या प्रायिकता है कि कितने बॉल में लाल निकाल सकता हूं? क्या चांस है? कितने? 3 ही तो बॉल है तो 3 ही चांस है। अनुकूल परिणाम 3, और नीचे में क्या है? संभव परिणाम। अरे 8 गुना बॉल निकल सकता है। टोटल बॉल कितना निकल सकता है? 8 गो। 8 गो बॉल में से मैं सिर्फ 3 ही लाल बॉल निकाल सकता हूं। ये हो गया। आपसे पूछ देगा कि वह कि लाल नहीं होगी। देखिए किसी भी चीज के होने या ना होने की प्रायिकता को का मान 1 होता है। किसी भी चीज के प्रायिकता का होने या ना होने का मान 1 होता है। जैसे मैं कहूं इसका मतलब है 1 में से 3/8 को घटा दीजिए तो 8 में से 3 चला जाएगा। 8 एकम 8 में से 3 चला जाएगा। 8 में से 3 बटे में 5/8, यानी यह प्रायिकता है जिससे कि जो कि वो बल्ब लाल नहीं होगी, ये इसकी प्रायिकता है। चलिए, यानी होने और ना होने का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अथवा में करके एक और सवाल है। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 खराब है। इस समूह में बिना देखे बल्ब को निकाला जाता है। अब ये बल्ब में से क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब होगी? फिर से वही बात है, आपको बल्ब एक बार में निकाल कितने सकते हैं? 4 गो ना। 4 गो, कोई जरूरी है कि चारों अच्छा ही निकले, लेकिन पूछा जा रहा है चारों खराब होने की प्रायिकता कितनी है। मान लेते हमने 4 बल्ब निकाल लिया, ठीक है, और ऐसे में 4 बल्ब नहीं, 1 बॉल निकाला गया है। 1 बॉल निकालने पर जो खराब होगी बॉल, खराब 4 गो में से तो कोई एगो खराब होगा। ऐसा तो नहीं है कि चारों खराबे निकाल लूंगा, एक बार में एक ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन चारों में से कोई एक ही निकलेगा, यानी कि हमको निकालने का, बॉल निकलने का चांस कितना है? यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या 4 है और टोटल संभव परिणामों की संख्या, टोटल बॉल कितने हैं? 20 है। 4/20, 4 से गया 5, 1/5, यही होगा आपका उत्तरवाद। चलिए, और नहीं होने की, मैंने बोला होने और नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि पीई और पीई डैश, यानी होने और नहीं होने की, ये नहीं होने की प्रायिकता जोड़ेंगे तो 1 होता है। हमको पता है कि पीई का मान है ये, है ना, तो पीई का मान 1/5 है प्लस पीई डैश। ऐसे में क्या करेंगे, ये 1 है तो पीई डैश का मान देखिए क्या होगा, 1 - 1/5, घटाइए 4/5 निकल के आएगा, 4/5 निकल के आएगा। ये नहीं होने की प्रायिकता है। अगला प्रश्न, अब देखिए आपको 16 से 25 तक का सवाल 3 अंक का है, थोड़ा बड़ा बनेगा ये। देखिए आपको बताया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होगा। ये 9 नहीं है, ये q है, 3 के रूप में होगा। देखिए ऐसे में आप सभी जानते हैं कि एक जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम है लेमा, वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि दूसरे को प्रूव करने के लिए आता है, जो कि कहता है यदि कोई संख्या a है जिसको कोई संख्या भाग देता है b से और उसका भागफल q बचता है और शेषफल r बचता है, तो हम उसको लिख सकते हैं bq+r, जहां पे r जो होगा वो हमेशा b से छोटा ही होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, 4q+1 है। b का मान यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 4q। तुलना कीजिए, देखिए bq+1 और r का मान क्या है, यहाँ पे 1 और 3 का बात किया जा रहा है।
चलिए यानी कि यहाँ पे भाग किस चीज से दिया गया है, हम मान लेंगे कि b का मान 4 है, यानी 4 से हम किसी संख्या a को भाग दे रहे हैं, 4 से किसी संख्या a को हम भाग दे रहे हैं, हमको बदले में कुछ ना कुछ भागफल मिल रहा है और बदले में कुछ ना कुछ शेषफल मिल रहा है जो कि हमेशा 4 से छोटा होगा। इसका मतलब r जो है क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब r हो सकता है 0, r हो सकता है 1, r हो सकता है 2, r हो सकता है 3, r लेकिन 4 से छोटा होगा, इसकी गारंटी है। तो इसलिए हम लिखेंगे पहला केस, जब r जो होगा वो 0 होगा, तब हम लिखेंगे क्या है कि उस समय हो जाएगा हमारा a बराबर बी क्यू प्लस r है, और हम r बराबर 0 ले रहे हैं तो r 0, b का मान हमने 4 लिया है, तो ये हमारा हो गया। अगला कंडीशन देखिए, जब r बराबर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 4q प्लस 1, अगला r बराबर 2, 4q प्लस 2, r बराबर 3, ये हमारा हो जाएगा 4q प्लस 3। अब बताइए कौन कौन सा इवन संख्या है। देखिए इसको काटिए, 2 से कट जाएगा 2q बार में, यहां पे इसको 2 से काटेंगे ये नहीं कटेगा, यानी कि ये क्या है, अनइवन है, यानी कि ये ऑड है, ऑड संख्या है, यानी कि ये विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं लगेगा। ये देखिए ये 2 कॉमन हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, यानी कि ये विषम संख्या है, और ये सम, फिर से ये काट के देखिए 2 से नहीं कटेगा, विषम संख्या है। इसका मतलब क्या बुझे कि जो विषम संख्या होता है वो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के ही रूप में रहता है, हमने ये यहाँ पे दर्शा दिया है। यदि संभव हो तो माना कि एक अथवा में भी प्रश्न है, अथवा में है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 जो है, 6 प्लस रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है, जो किस रूप में है, a बटा b के रूप में है, ठीक है, a बटा b के रूप में है, और a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये 8 और बटा 6 लिखूं, इसका मतलब 2 देखिए इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, लेकिन इन दोनों को नहीं काट पाएगा, तो ये सह अभाज्य है। कहने का मतलब है देखिए 14 और 7 भी हो सकता है। ये आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मतलब जो खुद से कटे और अपने आप से कटे, लेकिन ये तो ढेर से कटता है, ये तो नहीं अभाज्य संख्या। फिर ये दोनों सह अभाज्य क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई अपना कॉमन फैक्टर नहीं, इसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे है 6 प्लस रूट 2। हम एक काम करते हैं, 6 को इस तरफ भेज देते हैं, रूट 2 बराबर है a बटा b माइनस 6। आप सभी बच्चों को ये मैं बता दूं कि देखिए a और b जो है ये सह अभाज्य संख्या है। इसका ये मतलब है सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये है कि ये पूर्णांक भी है, ये भी बात है, ये पूर्णांक है। और आप जानते हैं कि पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो वो भी निकल के आता है पूर्णांक। इसीलिए ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ये वाला पूरा का पूरा जो है एक अपरिमेय संख्या। कभी भी पूर्णांक अपरिमेय संख्या होता है बशर्ते कि वहां बटा में 7 न हो, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, सॉरी अपरिमेय कह रहा हूं मैं, यानी कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। ऐसे कंडीशन में हम परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे q बराबर नहीं होगा 0 के। यहां भी नहीं है 0, ठीक। अब देखिए यहां पे ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा डिफरेंस, ऐसी विभिन्नता क्यों आई? वो विभिन्नता इसलिए आई
ये हमने परिमेय इधर निकाल लिया और इधर अपरिमेय इसलिए आ गई क्योंकि हमने ऊपर ही ये मान लिया था कि 6 + √2 मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, इसीलिए ये परिमेय हम न मान करके अपरिमेय मानते तो उत्तर सही होता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। 16 नंबर भी हो गया। 17वें पे आइए, हल करें। देखिए प्रश्न 2/x + 3/y बराबर 13, 5/x - 4/। एक बात जान लीजिए, ऐसे सवाल को प्रश्न को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, माना कि 1/x, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, हो गया 2u। अबे यार 2u, इसका मान यहां पे रखेंगे तो 1/x को हम u कहेंगे तो 2u + 3/y है, तो हमको पता है कि 3 क्या होगा, 1/y को क्या लिख सकते हैं v, 3v बराबर 13। अगला प्रश्न को देखिए, यहां भी 5/x है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/x ना, तो 1/x को हमने यहाँ पे u मान लिया है, इसीलिए हम लिख रहे डायरेक्ट 5u प्लस -4v। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, इसको आप 5 से गुना कर दीजिए और इसको 2 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना करिए इसको, 2 × 5 = 10u प्लस 15v 65। यहां देखिए 5 दूनी 10u माइनस 4 दूनी 8v -4 प्लस माइनस प्लस गया, 15 8 23v, 65 4 69, 23 से गया 3 बार में। भी किसको माने थे, 1/y को, 1/y का मान 3 आ गया, यानी y का मान 1/3 आ जाएगा। चलिए, तो ये y का मान निकल के आ गया। चले यहां से v का मान निकल गया 3, अब इस v को उठा के इस पर रख दें तो 2u + 3v बराबर 13 है। हमको यहाँ पे v का मान पता चला है कितना है, 3 है, तो 2u + 3 3 = 9, v का मान 3 आया है ना, 3 3 = 9 = 13। 9 उधर घट जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, ये हो गया 2u, u का मान कट गया, ये u का मान 2 रह गया। लेकिन क्या u का मान पूछा गया है क्या, नहीं, u को हम और क्या कहेंगे, देखिए 1/x माने थे, 1/x को माने थे 2, x का मान 1/2। तो इसी बात पे बच्चा लोग 17 नंबर भी खत्म। अब देखिए 18 नंबर पे आइए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए ग्राफीय विधि से हल करने का सबसे बेहतर तरीका है, देखिए आपको ग्राफ पर आप खुद दर्शा लीजिएगा, आसानी से बना लेंगे आप लोग। देखिए इसको बनाने का यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं, इसीलिए मैं चाहूंगा एक चार्ट बनाना। ये है x + y बराबर में है 10, ठीक है, और एक है हमारा y - x बराबर है 4। ये दोनों के लिए बक्सा हम बनाएंगे, फिलहाल के लिए मैं इसके लिए बक्सा बना रहा हूँ। x है, ये y है, ये कट गया। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर 10 - y। मैंने कहा y की जगह यदि मैंने 0 माना, x का मान 10, देखिए यहाँ पे 0 रख के देखिए मान निकालिए 10। हमने कहा यदि जैसे y बराबर यदि मैंने 0 रखा तो हम लिखेंगे ना 10 - 0, तब जाके x के बराबर आएगा, 10 हो गया। हमने कहा y को यदि 2 माना तो 10 में से 2 जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। यदि ये 4 हो गया, ये 4 हो गया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस पे आइए, इसको भी x y। अब देखिए x बराबर y -4 लिख सकते हैं हम, ऐसा आराम से लिखा जा सकता है। हमने कहा यदि y का मान हमने यहां पर रखा है, y का मान यदि हमने 8 रखा है तो x का मान 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा।
यदि y का मान 6 रखा है ये 2 हो जाएगा, 4 रखा है y का मान तो ये 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करिए, इसको उठाइए और इनको उठाने के बाद कहां पुट कर दीजिए वैल्यू, इसको उठाइए और ग्राफ ऐसा ऐसा बनाइए, उस पे पॉइंट लगा के लिखिए और पॉइंट पे बैठाइए और इसी से लाइन खींचिए, जहां पे लाइन कट जाएगा उसको मिला लीजिएगा, x पर कितना है y पर कितना है, वही इसका हल निकलेगा। चलिए यह ग्राफीय विधि द्वारा हल हम लोगों ने ये भी कर लिया। 18 नंबर 19 पर आइए। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 3 + 4n है, ठीक है, यानी आपको an बराबर में दिया गया है 3 + 4n। आपको यहां पे प्रथम पद निकालना है, a निकालना है, कितना होगा, आपको यहां पे सार्व अंतर यानी कि d निकालना है, कितना होगा, आपको यहाँ पे 15 पदों का योग निकालना है यानी S15 निकालना है, कितना होगा। आप सभी जानते हैं यहाँ पे एनवा पद है यानी कि ए पहला, एन की जगह 1 रखेंगे तो हर जगह 1 रखना पड़ेगा। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 × n का मान 1 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। A2 का मान 3 + 4 × 2 11। A3 n की जगह 3 रख दीजिए सब जगह, 3 + 4 × 3 15। हमको पता है d का मान निकलता है A2 - A1 से, जो कि कितना है, A2 का मान 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, सार्व अंतर 4 आ जाएगा। चलिए S15 का मान कितना है, S15 का मान यानी कि आपको n भी दे दिया गया, कितना 15। हमको पता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है इसका सूत्र, किसका भाई, सम ऑफ n टर्म्स का, Sn बराबर होता है। यहाँ तो S15 है यानी कि लिखे यहाँ पे 15/2, 2 गुने में a का मान देखें यहाँ पे कितना है, 7 है ना, प्लस n - 1, n का मान बताइए, 15 में से 1 घटेगा 14 क्योंकि n - 1 है, इंटू में d का मान देखिए कितना है, d का मान है 4। देखिए यहाँ पे 15/2 गुणे में 2 × 7 = 14 प्लस 56 70 15 गुना में 70 और ये जो 2 था, उत्तर निकलेगा 35 × 15 और यही होगा आपका उत्तर, कितना होगा, जो 525 के बराबर आएगा। अगला देखिए, ये बस हिंट है आपको देने का, ठीक है ना। आप ये सोचिएगा कि हमको पूरा रटवा रटवा के एकदम से याद कराया सर, तो ऐसा नहीं ना होगा, लाइव क्लास करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर है cosec थीटा - cot थीटा के होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, क्या है, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा cosec थीटा cot थीटा का वर्ग। ठीक है गो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम LHS को लेके चलेंगे, इसको लेके 1, इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, cos थीटा बटा 1 + cos थीटा, परिमेयकरण कीजिए, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा
परिमेयकरण ऐसे ही करते हैं, प्लस वाला है माइनस से गुना करिए, इसको मैनेज करने के लिए इसको भी वो ऊपर में देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कटेगा ही नहीं, तो कैसे आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर में हो गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, नीचे देखिए पूर्ण वर्ग, और यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है सीधा सीधा, और एक का वर्ग करेंगे तो भी एक, इसको करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कितना है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारा ऊपर में क्या आ गया है बताइए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग, या इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, तोड़ के लिखा जा सकता है माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग। आप देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, 1 बाई साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका वर्ग, जो कि आप देख लीजिए ये बराबर है RHS के। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, 21वां नंबर, देखिए बोला जा रहा है बिंदुओं 5 माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए y अक्ष यदि किसी रेखा को विभाजित करेगा तो वहां पे उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसका x पर 0 हो जाएगा। मतलब ये है, मान लेते कि कोई रेखा है ये, ठीक है, और इसको y अक्ष ये कर रहा है, इस तरीके से विभाजित कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, वहां पे x वो जो बिंदु होता है ना वो x 0 हो जाएगा और y का मान वहां पे रहेगा जिसको हम y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यही बिंदु जो है इन दोनों को यानी 5 माइनस 6 और ये माइनस 1 माइनस 4 को विभाजित कर रहा है। कितने भाग में विभाजित कर रहा है हमको वही तो नहीं पता है, हम मान लेंगे k:1 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जब ये k अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो हमको पता है कि यदि कोई भी रेखा को, यदि मान लेते हैं इस तरीके से रेखा है, उसको यदि कोई भी संख्या ये बिंदु विभाजित करती है, ये यदि x1 y1 है, x2 है, ये y2 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। हमको देखिए यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ उसको लेंगे, हम के x वाले का मान निकालेंगे। यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x और 0 है, ये हमको x पर 0 है और y का y है। देखिए जिसका नहीं दिया यानी कि 0 दिया हुआ है उसका हम मान लेकर के चलेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, सूत्र होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सवाल ये उठता है m:n को डिवाइड कर रहा है कितना, k:1। आपकी किताब में m1n2 करके होगा, m1x1 ऐसे करके होगा, परंतु ये हमने इस तरीके से याद किया है। तो m गुना m अनुपात को k:1 में यदि तब्दील करेगा यानी कि बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे m का मान रखेंगे k, x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान -1, ठीक है, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू में x1 का मान देखिए कितना है 5, और नीचे में k प्लस 1, और इधर मामला है कितना x का 0। अब देखिए ये वाला इधर आके गुणा होगा, ये इधर आके तो ये 0 ही बन जाएगा, बच गया इधर माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू, ये इधर आके गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया। अब इसको उस तरफ भेज देंगे तो प्लस k बराबर में k का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब k का मान, और हमने अनुपात माना कितना है k:1
k:1 माना है अनुपात। तो जब k:1 हमने अनुपात माना है और हमारा आया है k का मान रख देंगे यहाँ पे, अनुपात कितना आ गया 5:1 के ये में उसको विभाजित कर रहा है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इस तरीके से आपको दिया गया है। चलिए शीर्ष आपको दिया गया है, यहां से निकाल लीजिए -1, एगो का लिखा गया है -4 6 -3 अब देखिए यहां पे ये x1 x2 और ये x3, x1 x2 x3, x1 का मान 1, x3 का मान -3, y1 y2 y3, y1 का मान -1, y2 का मान 6, y3 का मान -5। आप सभी जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकल के आता है कैसे, x1 हाफ गुने x1 इंटू में y2 माइनस y3 जोड़ y3 माइनस y1 पर ये x2 के साथ गुना होता है प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, बस मान रख दीजिए आधा। x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान है 1 गुणा में y2 यानी कि 6 माइनस y3 यानी कि माइनस, तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y3, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का मान निकालिए -4 ब्रैकेट में रखेंगे, y3 माइनस y1 यानी कि -5 में भी -1 घटाएंगे, ठीक है, -1 प्लस x3 का मान है -3 गुने में y1 माइनस y2 है, y1 का मान है -1 -6। सॉल्व कर लीजिए इसको, हाफ यहां पे इसको सॉल्व करिए, 6 और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया और 6 5 11। ये देखिए ये महाशय ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, +1 इसमें से घटेंगे -4 और ये मिलकर के -4 गुना करेंगे तो ये +16 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे +16। और उसके बाद यहां पे देखिए ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस तो हो गए साथ, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 7 तरीके 21, ठीक है, यही है। अब इसको सॉल्व करिए, 21 6 27 और 10, 21 6 27 10 37, 37 1 38 10 48, कितना 24 हो गया। तो चलिए उम्मीद ये करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारा समझ में आ रहा है। देखिए ये प्रश्न का क्वेश्चन बैंक है ना, तो इसको इसी तरीके से हल कराना किताब में आपको दिया गया है, मेरा बस काम है आपको यही कैसे हमने किया है ये समझाया गया है बस। तो बच्चे आइए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 में यह कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके बाद एक और त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी कि उसके समरूप की रचना कीजिए जो उसको 2:3 में विभाजित करता हो या उससे 2/3 गुनी हो। चलिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आप स्केल लेंगे और ये स्केल को कुछ इस प्रकार से अपना रखेंगे यहाँ पे और 6 सेंटीमीटर बिल्कुल नापते हुए अपना आप काम करेंगे।
चलिए, तो मान लेते हैं मैं यहां से खींच रहा हूं, देखिए ये एक है, 1 2 3 4 5 और फिर ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर खींच लिया ना मैंने। चलिए, अब इसका नाम मैं दे दूंगा ए बी, ए बी। अब ये आप क्या कर देंगे कि दूसरी बार आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे, यानी कि प्रकार लेंगे, और प्रकार लेकर के क्या करेंगे, उसको ऐसे नाप लेंगे स्केल पे रख के 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ये 6 सेंटीमीटर खींचना था। अब आपको 5 सेंटीमीटर खींचने का है। 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए आप ये करिएगा, एक यहाँ पे रखिएगा और ऐसे करके ये एक बड़ी सी चाप ऐसे खींच दीजिएगा। ये 5 सेंटीमीटर का है, ये चाप कितने की है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखते हुए बिल्कुल अब 4 सेंटीमीटर मिला करके, और इसको फिर अब एक बार काट दीजिएगा। काट लेने के बाद स्केल लीजिएगा, स्केल को लेकर के इसको मिला दीजिएगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसे मिला दिया आपने, और फिर एक बार इसको मिला दीजिए। एक बार इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा बन गया पॉइंट, इसका नाम है सी। और ये कितने का है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर का बना है, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर का बना है। अब सवाल ये उठता है कि इसका एक समरूप बनाना। देखिए, समरूप बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे आप लाइए, फिर से स्केल उठाइए, और कोई भी देखिए कोण बनाना है। जैसे मैं, मुझे देखिए, मुझे इसके साथ कितना कोण बना रहा हूं मैं, 30 डिग्री, यानी कि न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बोले तो मतलब वैसा कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, अब यहां से हमने लिया और ये लीजिए खींच दिया नीचे तक, पूरा खींच दिया। अब ये जो है, इसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया x, और इसको अब हम बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे देखिए, फिर से आप ये करिए, स्केल को मैंने लिया है, बराबर बराबर हिस्सों में मैं बांटूंगा। देखिए कैसे करना है, एक यहाँ पे दिया, 1 2, हर 2 की जगह पे मैंने इसको काटनी है 1, क्योंकि 2/3 में बांटना है ना। तो लीजिए, ये हो गया 1 और 2, इसीलिए मैं इसको 3 बराबर भागों में मैंने इसको बांट दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, इसका नाम x1 दे देंगे, ये इसको नाम x2 देंगे, और इसको x3 देंगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए आप, अब हम स्केल उठाएंगे और स्केल को लेकर के इसको जोड़ देंगे। देखिए, x3 और b को जोड़ देंगे एकदम से, ये वाला। ठीक, जोड़ दिया। अब इतना ही नहीं, अब क्या करेंगे हम, और बिल्कुल इसी के समानांतर, देखिए ये समानांतर है ना, ये वाला एकदम, अभी मैं समानांतर ला रहा हूं। देखिए कोण जितना बना रहा है इसके साथ, 84 डिग्री का बना रहा है। समानांतर का मतलब इस इधर जो लाइन खींचूंगा वो भी इतना ही कोण बनाना चाहिए, लेकिन वो कहां पे बनाना है मुझे, वो मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर, और इसको लीजिए हमने खींच दिया, ये भी एक खींच दिया। अब देखिए, इतना खींचने के बाद इसका नाम हमने दिया है ए बी सी, हो चुका है, इसका नाम दीजिए डी। अब देखिए, जब ये डी दे दिया, अब क्या करना, अब बिल्कुल इस रेखा के समानांतर हमको एक रेखा खींचनी है। उस रेखा के समानांतर खींचने के लिए क्या कीजिए, स्केल से देख लीजिए, अपना एंगल मेजर कर लीजिएगा, ये वाला एंगल, और चांद से खींच लीजिएगा। हालांकि मेरे पास चांद का काम यही कर रहा है, तो मुझे दिख रहा है ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां भी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, और ये हमने देखिए खींच दिया, यहाँ पे गया। इससे क्या हमको मालूम चला, इससे हमको ये पता चला है, देखिए
अब देखिए इसका नाम हमने ई दे दिया। अब देखिए 1 2 इधर से 2 हो गए यूनिट, और इसको हमने कितने अनुपात में बांट दिया है, 2:3 में हमने इसको बांट दिया है। तो अब हम देख पाएंगे कि ये इसकी कितनी गुना है, 2:3 गुनी बड़ी है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा अब सवाल हो गया, 23वां नंबर बन गया। ऐसे ही बनाएंगे और आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ए बी रेखा खींची है, हमने रेखा फिल्मों वाली रेखा नहीं, रेखा खींची हमने। एग्जाम में आप लिखेंगे, उसके बाद पहला दूसरा वहां से ए से 5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। उसके बाद तीसरे में हम क्या करेंगे, बी से 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। चौथा, जहां पर ये चाप कटते हैं, ये चाप कटेंगे, उसका नाम, उस बिंदु का नाम, अबे यार, उस बिंदु का नाम सी देंगे। बुझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से परीक्षा में लिखा जाता है, तबे नंबर वहां मिलेगा पूरा, तो आधे नंबर मिलके रह जाएगा, फिर हमको मत कुछ दोष दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 23वां नंबर। आइए 24वें नंबर पे, कहां गया जी, ये है 24वां नंबर। इस बार हम थोड़ा सा रंग इसका बदलूंगा। आ जाओ भैया, आप हो जाइए लाल। अबे आ भैया, अब हम 24 नंबर पे आ रहे हैं सवाल पे। आप पाएंगे कि देखिए 24 नंबर जो प्रश्न है ये है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कुछ, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, व्यास के सिरों पर, याद रखे यहाँ पे व्यास। तो प्रश्न उठता है ये व्यास से आप क्या पूछते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बुझाते हैं। देखिए मान लेते हैं, आइए देखिए हमने यहां पे एक खींच दी, बड़ी सी सर्किल खींच दी ना। अब ये सर्किल का एक व्यास खींचेंगे। आप सभी जानते हैं ये यदि सर्किल है तो इसका कहीं ना कहीं पे केंद्र होगा। ठीक, पहले हो गया था, केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से गुजरने वाली सबसे बड़ी रेखा को ही हम, इसमें सर्कल में सबसे बड़ी रेखा जो कि केंद्र से होते हुए गुजर जाती है, उसको हम व्यास कहते हैं। लीजिए हम व्यास खींच देते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर खींचेंगे। ठीक, ये हमने व्यास खींच दिया। अब यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे व्यास हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये व्यास है हमारा ए, ये हमारा है बी। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है ना कि इसको उठा करके ए बिंदु जो है यहां पर भी बोला जा रहा है कि यहां से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो भाई साहब ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको ये 0 डिग्री करना पड़ेगा। और देखिए हम इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये हमने खींच दिया, हो गई स्पर्श। देखिए देखने में तो लग रहा है नहीं किया है, चलिए पर मान लीजिए आपकी कर लिया स्पर्श। ठीक है, यहां भी हम खींचेंगे स्पर्श रेखा। चलिए उसको हम मिटा ही देते हैं और फिर से एक बार खींच लेते हैं। अब तो स्पर्श कर गई, थोड़ी सी बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं। एक स्पर्श रेखा हमने यहां से खींच दिया। अब इसको हम क्या प्रूफ करना है हमें
कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, मान लेते हैं कि हमने एल रेखा खींची है और यहां से हमने एम रेखा खींची है। ये हमारा एल रेखा है और ये हमारा एम है। उसके साथ में आप सभी जान जाइए एक चीज, और एल ये है के एल और ये हमारा है एम एन। ठीक, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों, ये वाले और ये वाले समानांतर हैं। आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि कोई भी स्पर्श रेखा यदि खींची जाती है तो वो अब एक त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यहां से लेकर के ये, यदि इसका केंद्र का नाम ओ है तो ओ ए और ए एल ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बोलिएगे क्यों, बताइए कमेंट में लिखिए। क्योंकि हमेशा कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो आप चाहिए, चलिए यहाँ पे, तो क्या ये वाला नहीं बनाएगा? क्या ये भी तो बनाएगा 90 डिग्री का? ये भी तो बनाएगा 90 डिग्री का। अब जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब मैंने लिख दिया कि एंगल एल ए ओ बराबर है एंगल ए, सॉरी, कोण एन बी ओ के। ये वाला कोण इसके बराबर है। इसका यही तो पता चलता है कितना है, ये बराबर हो के भी 90 डिग्री है वो भी। आप जानते हैं कि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे, एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। यहां पे लिख देंगे क्यों होंगे एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण से ये हमेशा बराबर होते हैं। देखिए एकांतर कोण से ये बराबर होते हैं। पहले तो ये और ये बराबर हो गया ना। अब समझ के देखिए, ये और ये बराबर होने का मतलब एक सीधा सीधा ये बात है, यदि कोई दो रेखाएं के रेखा को एक कोई रेखा काटती है तो ये वाली और ये वाले एंगल बराबर होता है। कैसे? एकांतर कोण से। और यहाँ जब ये और ये कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये और ये समानांतर है। इसीलिए हम लिखेंगे के एल समानांतर है एम एन के। सिंपल है। चलो उम्मीद करता हूं बुझ गए होंगे आप। प्रश्न संख्या 24 था ना ये, 25 पर आइए। प्रश्न संख्या 25, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक चाप बनाया गया है। कैसा बनाया गया है? तो देखिए चाप आप सभी जानते हैं। मान लेते कि वृत्त का केंद्र ये है, यहां पे रख करके और ऐसे प्रकार को ऐसे खींचा है, यहां पे रखते हुए ऐसे खींचा है, थोड़ा अच्छा बनाता हूं, ऐसे खींचा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि उसके बाद आप सभी जानते हैं चाप, अब हमको इस चाप की लंबाई बनानी है। लंबाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाप को दोनों सिरों से पहले तो इसको जोड़ेंगे। जोड़ दिया, देखिए इसको भी जोड़िए। जोड़ दिया। अब बताइए आप लोग, मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कितना डिग्री दिया है ये 60 डिग्री। और आप जानते हैं ये ए है, बी है और ये सी है। हमको बीसी निकालना है, बीसी की लंबाई। और यही तो है क्या, यही तो क्या है, यही तो है हमारे चाप की लंबाई। यही तो चाप की लंबाई है, चाप यही तो है। अब यहां पे इसका सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। आप सभी इससे भली भांति परिचित है, हमारे सारे बच्चे। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मान रखिए 2 गुने 22/7 गुने में आर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 21 सेंटीमीटर। 21 गुना में थीटा कितना है 60 और बटे 360 डिग्री। अब देखिए यहां से इससे ये गया, इससे ये गया 6 बार में, 3 से गया ये 7 बार में, 3 से गया ये 2 बार में, 7 से ये गया, 2 से ये गया, बच गया कितना 22 सेंटीमीटर खाली बच गया हमारा। इससे क्या निकला, इससे हमको ये ज्ञात हुआ कि इस चाप की लंबाई कितनी है, कितनी है ये
ये हमने निकाल लिया 22 सेंटीमीटर। चलिए वहां देख लिया हम लोगों ने, निकाल लिया है 22 सेंटीमीटर, ये है। अब आता है, अब चाप की लंबाई नहीं, अब हमको निकालना है चाप का क्षेत्रफल भी ना। देखिए ये त्रिज्या खंड बन गया है ना, ये हमको अब ये क्षेत्रफल भी निकालने का है, ये वाला। आप इसके लिए कुछ नहीं करना, देखिए सिंपल सा सूत्र है। हम जानते हैं कि चाप द्वारा यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालिएगा बबुआ लोग? देखिए इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, पाई आर वर्ग थीटा बटे 360। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, त्रिज्या 21 गुणे 21, 60/360, ये गया 6 बार में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से गया ये, 2 से गया ये, कितने बार में, 11 बार में। चलिए तो अब आप यहां पे क्या कर लेंगे, 11 गुने 21 कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर का वर्ग आपका क्या होगा, क्षेत्रफल। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 25वां प्रश्न। आते हैं 26, नहीं एक और है, अथवा में करके और सवाल है। देखिए सवाल ये है कि आकृति में छायांकित, प्रश्न ये कह रहा है कि आकृति कोई है। भाई कैसी आकृति है, ऐसी आकृति है। अब इस आकृति में ये यहां से एक ये, और बिल्कुल इसको टच करते हुए जाने वाली एक ये हाँ बिल्कुल सही है। इसका नाम P है, ये हमने इसको क्या किया है, ABCD इसका नाम दिया है, A B, और ये हमारा है C और D। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। देखिए याद रखिए ये वर्ग कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है बबुआ लोग। और उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाले का निकालना है क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले तो हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा देंगे। अरे भाई पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, ये देखिए ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, दोनों मिलकर के पूर्ण वृत्त हो गए। कैसे, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। देखिए यहां से मैं एक यदि लाइन खींच दूं ऐसे, आप पाएंगे कि ये वाली इसकी त्रिज्या है, ये हमने मान लेते छोटा m माना, ये छोटा n माना, और ये u माना। देखिए mn इसकी त्रिज्या और no उसकी त्रिज्या। जरा बताइए यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से यहां कितना होगा, 7 होगा, यानी इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो मेरे ये कहने का मतलब है पूरे वर्ग में से एक बार इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे कि 2 गुने, भाई 2 गो है ना अर्धवृत्त, दोनों बराबर है, 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, वर्ग का तो आपको पता है, सबसे पहले 14 का वर्ग कर दीजिए, माइनस में 2 गुने में, और फिर यहां पर आप जानते हैं कि सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2, यही ना होता है, पाई आर का वर्ग बटे 2। अब यहां पे देखिए आप 14 का 196 होगा,
माइनस, अब यहां पे देख लीजिए 2 × 22/7 गुणे में देखिए कितना है 7 × 7 और बटे में 2 है आपके भाई साहब गए, ये भी गए, कितना हो गया 196 में से 154 को हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा देखिए, इसको घटाइए 54 और 2 56, 42 सेंटीमीटर का वर्ग, और ये होगा आपका उत्तरवा, है ना। चलिए तो भैया जी ये सवाल था पेज नंबर, प्रश्न संख्या था अथवा 24वें का था या 25वें का था, देख लेते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न किधर गया किधर गया, आइए अब प्रश्न संख्या 26 से 30 हम बनाते हैं, 25 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो प्रश्न संख्या आपका 26 जो है देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x बट प्लस 1/3 का ए मूलों की प्रकृति निकालिए। पहला बोल रहा है मूलों की प्रकृति निकालिए, तथा दूसरा आपको क्या बोला जा रहा है, पहले बोला जा रहा है एक समीकरण दिया गया है, समीकरण का है नाम आपका प्रश्न संख्या 26 है। आपको देखिए समीकरण दिया हुआ 3x² - 2x मतलब -2x जोड़ 1/3 बराबर है 0 के। 3x² - 2x जोड़ 1/3 बटे बराबर 0 है। आपको इसे पूछा क्या जा रहा है, इसे पूछा जा रहा है पहले मूलों की प्रकृति निकालिए। आप सभी मूलों की प्रकृति निकालना जानते हैं? अरे नहीं जानते हैं हमारे बच्चे, सारे बच्चे जानते हैं। देखिए मूल, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम विविक्तर निकालते हैं, यानी d जो कि b² - 4ac होता है। अब यहां पे जानते हैं b का मान -2 है, स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। अब देखिए यहां पे 4 -3 से गया, ये 4 कितना हो गया बताइए 0। जब हमको पता है विविक्तर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, समान तथा वास्तविक होगी। ऐसा होता है कि नहीं? चलिए मूलों की प्रकृति तो हमको पता चल गया, लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। मूल कैसे निकालते हैं इनका, देखिए ये है मूल -b प्लस माइनस रूट में d/2a, यही तो होता है सूत्र। और जब d बराबर 0 आ गया है तो डायरेक्ट मूल निकालते हैं -b/2a, दोनों सेम ही रहता है, क्या है कि दोनों समान होंगे। क्यों, देखिए रूट की जगह 0 हम रख भी देंगे तो ये 0 ही रह जाएगा, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन पाएगा, फिर तो खाली -b/2a बचेगा। तो अल्फा यानी पहला मूल निकालेंगे -b/2a और -b की जगह हम -2 रखेंगे, माइनस में भी -2 रख दिया और 2 × 3 कितना हो गया हमारा 2/6, 1/3। बीटा भी वही होगा, सेम होगा -b/2a। देखिए रूट d का मान 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा, तो ये हमारा हो गया। फिर से ये भी वही रहेगा, माइनस में -2/2 × 3 यानी कि 2/2 × 3 गए भाई साहब, बुझ गए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुझाया होगा। तो भाई साहब ये था हमारे 26वें नंबर के प्रश्न। देखिए यहाँ पे अथवा करके एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है 3 वर्ष की आयु का व्युत्क्रम, देखिए 3 वर्ष पूर्व खुशबू की आयु का व्युत्क्रम, पूर्व होगा ये,
ठीक है ना, पूर्व आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए तो अब हम बनाते हैं अथवा वाला प्रश्न। अथवा वाले में आइए बोर्ड पे, तो हाँ, 3 वर्ष खुशबू की पूर्व आयु। आज से मान लेते हैं, माना कि उसकी वर्तमान आयु कितना है, x साल है या x वर्ष। ठीक है, अब मुझे बताइए 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले की आयु बताइए। x में से 3 घटाएंगे। अरे भाई आज 15 की है तो 3 साल पहले 12 की थी, सिंपल। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात तो x + 5। आज से 5 वर्ष पश्चात कितना हो गया, इतना। अब हमको प्रश्न ये कह रहा है, हमको प्रश्न से क्या पता चला, देखिए लिखिए यहां पे, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे हम क्या, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 कितने के बराबर है। ये वाला जो इन दोनों का व्युत्क्रम है, इन दोनों का योग है बोला जा रहा है। देखिए इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग है। देखिए मेरे सामने मॉनिटर है, उस पर मैं प्रश्न देख रहा हूं। ठीक है सॉरी, आप देखें यहां पे इन दोनों का आप लघुत्तम लीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए इससे ये गया ऊपर जाएगा x + 5 प्लस इससे ये गया ऊपर जाएगा x - 3। ठीक है, इन दोनों का योग कितने के बराबर दिया हुआ है, 1/3 के। ये 1/3 के बराबर हो गया। ये देखिए इसका हम लोगों ने कर लिया। देखिए यहाँ पे 2x - 3 हम लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहां पे हमने 2x + 2 इसको हम लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे, नीचे देखिए x² - 3x, इसको इसमें गुना करेंगे -3x, और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस x। अबे यार फिर से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे हम x² + 5x, उसके बाद -3x - 15। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे और ये इक्वल टू किसके है, 1/3 के। अब इसको इसमें व्रज गुणन करिए, मतलब ये हो जाएगा हमारा 6x + 6 = x² + 5x प्लस इस देखिए घट के 2x हो जाएगा -15। देखिए अब इसके बाद हम इन सबको एक तरफ लेके जाएंगे, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा मैं, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो होगा x² और उसके बाद ये 2x इसमें से घटेगा, ये x² है, ये 6 उधर जाएगा तो ये घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे -4x, और ये 6 उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21 बराबर 0।
ये एक्स स्क्वायर था, इसको उस तरफ लेके गए, ये घटेगा माइनस में होगा तो ये 4 आएगा, लेकिन माइनस में ये 6 उस तरफ गया माइनस में होगा, इसलिए ये 21 आएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम। आप गुणनखंड करना जानते हैं, कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू, ये बराबर है 0 के। अब देखिए x लीजिए कॉमन, x माइनस 7, यहां पे लेंगे 3x माइनस 0, दोनों में x माइनस 7 है कॉमन, इंटू एक्स प्लस 3, यानी x माइनस 7 बराबर 0, यानी कि x का मान 7 आ गया। और यहां पर देखिए एक है x प्लस 30, तो इसलिए x का मान माइनस 3 आएगा। चलिए आप बताइए उत्तर कौन सा होगा। देखिए देखिए अब दिखेगा, अभी तक नहीं दिख रहा होगा आपको, ये है। तो बस इसको सॉल्व किया हमने, इससे ज्यादा बड़ा कुछ किया नहीं है। अब इसमें क्या है, ये वाला उत्तर होगा, यानी x का मान, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष है। अब एक और बात जान लीजिए आप, क्यों माइनस वाला नहीं हुआ। देखिए कुछ उम्र जो होता है या आयु कभी भी कोई माइनस में नहीं होता है। आपसे मैं पूछूंगा कि आपका उम्र कितना है, आप क्या बताएंगे कि सर -6 वर्ष है मेरा, ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये 7 वर्ष इसका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न अगला वाला तो है काफी, देखता हूं मैं। देखिए बढ़िया प्रश्न है, 27वां नंबर। तो बच्चा लोग 27वां नंबर में है कि 7 मीटर ऊंचाई देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए एक भवन से देखा जा रहा है, भवन से देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है आइए बुझते हैं। यहां देखिए तो हम लोगों को देखिए एक छोटा सा भवन है, ठीक, अब इससे एक टावर को देखा जा रहा है। अब भाई टावर नीचे तक तो नहीं ना रहेगा, ऐसा तो नहीं है हवा में लटकेगा ये है, हवा में तो नहीं ना लटकेगा। आपका घर कहीं ऐसा तो नहीं है हवा में उड़ता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जमीन है, जमीन ये जो है इसका दिया गया कितना, 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, और बोला जा रहा है शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये शिखर है ना, इसका उन्नयन कोण देखिए यहां से यहां, ये वाला कोण कितना दिया गया है, तो आपको दिया गया 60 डिग्री, और यहां से इसके पाद को देख रहा है, यानी कि अवनमन कोण। अबे यार अवनमन कोण, अब ये कितना आपको दे दिया गया है, अवनमन कोण ये दिया गया आपको 45 डिग्री है क्या, 45 डिग्री। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, टावर की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। आइए टावर की ऊंचाई को हम मान लेते हैं पूरा, ये जब 7 है तो ये भी तो 7 हो जाएगा, तो हम यहां से यहां को x मान लेते हैं, ठीक, ये a हो गया, b हो गया, c d और e हो गया, e, बहुत बढ़िया। आइए अब हम इनका थोड़ा स्वागत करते हैं। ये दोनों समानांतर रेखाएं, ये 45 तो e भी 45, ठीक है। याद रखिए कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना DC, देखिए हम इस x को h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो नीचे वाला भी x। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने जानबूझ के इस त्रिभुज का नहीं लिया, चले फिर भी हम यहाँ पे लेंगे 2 त्रिभुज, कोई सा भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेना पड़ेगा। पहला हम लेंगे कि त्रिभुज DCB में
क्या भाई? तो इसमें बोला जा रहा है कि tan45 का मान पहले देखिए क्या है, तो हम लिखेंगे BC बटे DC। ठीक, हमको पता है BC का मान कितना है 7, और हमको ये भी पता है कि DC का मान कितना है x। 45 का tan45 का मान 1 है 7 बटे x। आप सभी एक बात जान जाइए, यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, यानी ये भी 7 मीटर है बबुआ, है ना, ये भी 7 मीटर आ गया। अब हम अगला क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, कौन से त्रिभुज DCE में। यहां पे tan 60 का मतलब क्या है, tan 60 का मतलब है कि CE बटा DC, ठीक है। और tan 60 का मतलब बच्चे आपको पता ही होगा, हमारे सारे बच्चे को √3 होगा, और CE का मान कितना है H है, और नीचे में DC का मान कितना है, कितना है जी, देखिए जल्दी से, DC का मान है X। अब यहां पर हम निकाल सकते हैं H बराबर मान आ गया X √3 मीटर। अब बताइए X का मान हम यहां से निकाल लेते ना, देखिए यहां पे समीकरण 1 मानते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, सीधा मैं लिख रहा हूं 1 से, H बराबर में इसकी जगह X की जगह हम 7 लिखूंगा, ये है। अब हमको इसमें क्या करना है, देखिए ये पूरी हाइट निकालनी है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे कि किसकी हाइट निकालनी है हमको, केबल टावर की, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कैसे निकालनी है, तो देखिए हम लिखेंगे CE प्लस BC, CE प्लस BC, और हमारे पास आ गया है, देखिए एक तो है BC का मान है 7, और प्लस CE का मान हमारा यहां पे आ गया है, यानी H का मान 7√3, 7 कॉमन लेंगे 1 प्लस √3, इसको तोड़ सकते हैं आप चाहे तो, कैसे, तो 7 गुना में 1 प्लस 1.732, इसको और तोड़ेंगे 7 गुणे में, इसको जोड़ेंगे 2.732, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्लियर हो गया हो, एकदम शीशे की तरह साफ हो गया होगा, है ना। ये था हमारा प्रश्न। एक और इसका अथवा करके प्रश्न होगा, तो वो भी देख लीजिए, ये भी देख लेते हैं। अथवा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, यानी एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आप ज्ञात कीजिए। देखिए एक पुल है, जैसे नदी है, मान लेते हैं नदी के ऊपर में एक पुल बना हुआ है, मान लेते एक पल के लिए गंगा नदी, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है। देखिए ये ऐसे नदी बह रही है, जाहिर सी बात है, तो पुल ऐसे बनेगा, नदी आगे इस तरफ जा रही है, तो पुल ऐसे थोड़ी बनता है पुल, जिधर नदी जाती है, नदी के अपोजिट तरफ एकदम ऐसे नदी जा रही है यदि, तो इस तरफ 90 डिग्री पे या जैसे भी कोण पुल बना जाता है। जब पुल बन जाएगा यहाँ पे, तो अब देखिए इस पुल पे कोई आदमी खड़ा है, वो दोनों किनारे को देखता है और वो अपना अवनमन कोण ज्ञात करता है, और उसको अपना अवनमन कोण उसने ज्ञात कर लिया और उसको बताता है कितना। देखिए, तो अब हम प्रश्न देखते हैं, तो यह है अथवा वाला प्रश्न। इसे बोला था एक नदी के पुल के एक बिंदु से। देखिए मान लेते हैं कि ये नदी के दोनों किनारे हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ए है और ये बी है, लीजिए भाई, होंगे तो जमीन पे ही, ऐसा तो नहीं है कि हवा में लटकेगी नदी। आपके गांव पे कोई नदी हवा में लटकती है क्या, थोड़ा बताइएगा कमेंट में। देखिए ए बी, अब उसके बाद बोला जा रहा है कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का, अब देखिए यहां से उठ गया ये, ठीक, थोड़ा इस तरफ से बंदा ये खड़ा है, 60 डिग्री है और 45 डिग्री है ना, हाँ चलो
यहां से खड़ा होता है, ये 3 मीटर का है। यहां पे आदमी खड़ा होकर देखता है और ये ज्ञात करता है ये वाला कोण और ये। अब देखिए इसका मतलब ये भी कुछ है और ये वाला है, तो अब इसमें ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, जल्दी बता सकते हैं क्या? देखिए बड़ा तो ये है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये बड़े वाले को हम लेंगे। एक तो 45 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक, जब ये 45 तो ये भी 45, और जब ये 30 तो ये भी 30। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी कोई आदमी खड़े हैं और ये हमारा हो गया डी। और हमको पता है नदी की चौड़ाई एडी जोड़ बीडी, पर एडी और बीडी निकालना पड़ेगा। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं, चलिए इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे। हम इसको लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। इसमें कहां लेके चलेंगे भाई? तो लेंगे tan 45। 45 डिग्री बराबर होगा डीसी बटे एडी के, है ना। और इसको हम लिखेंगे 1, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो डीसी का मान हमारे पास 3 दिया है, परंतु एडी का मान नहीं दिया है, तो हम यहां पे लिखेंगे एडी का मान है हमारा 3 मीटर। आपका ये तो निकल गया 3 मीटर, निकला है ना जी। अब उसके बाद देखिए त्रिभुज सी डी बी में, इसमें हम लिखेंगे tan 30। tan 30, अब देखिए लंब का काम कर रहा है डीसी और आधार का काम कर रहा है यहाँ बी डी। ठीक है गो। अब देखिए tan 30 का मान है 1/√3 और डीसी का मान कितना है बबुआ? 3, और बटा बीडी कितना है नहीं मालूम, तो हमको पता है बीडी का मान आ गया 3√3 मीटर। अब आपको बोला जा रहा है चौड़ाई, आप यहां पे लिख देंगे कि एडी जोड़, कि यहां पे लिखेंगे चौड़ाई जो होगी नदी की, आप लिख लीजिएगा, मैं इतना लंबा नहीं लिख सकता, वीडियो लंबी होगी। एडी जोड़ बीडी, तो भाई साहब यहां पे होगा कि 3 + 3√3, लिखेंगे 3 कॉमन लेंगे, 1 + √3। इसको और लिख सकते हैं 3 गुना में 1 जोड़ 1.732 मीटर, और इसको और तोड़ के लिख सकते हैं हम 3 इंटू में 2.732 मीटर। अब इसको तोड़ ताड़ के आप लिख लीजिएगा। लीजिए इसका एग्जैक्ट निकाल देता हूं। तो 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 21, 2, इतना मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। आइए हम अगले प्रश्न में टपकते हैं। तो ये था हमारा हम्म देखिए सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि यदि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के बराबर के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यही बोला जा रहा है। प्रश्न आइए देखते हैं। प्रश्न तो देख लिया आप लोगों ने, देखिए नीचे दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, हमने ये कहा, आइए ले लिया हमने एक त्रिभुज जो है कितना डिग्री
90 डिग्री, जाहिर सी बात है अभी 90 डिग्री नहीं दिया है, प्रश्न आपको ये बोल रहा है ए बी और ये है सी, बोला जा रहा है यदि AC का वर्ग आपको बराबर दिया है AB के वर्ग जोड़ BC के वर्ग के बराबर, तो आपको ये बतानो से, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो है ना ये 90 डिग्री होगा और यहां पे, ठीक है, तो ये जो कोण आप देख रहे हैं ना ये वाला बोला जा रहा है 90 डिग्री होगा, यही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है हम इसका एक सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। सिमिलर देखिए इन द सेंस समरूप त्रिभुज हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रहे कि हमको कोण नहीं पता है, लेकिन हम जो बनाएंगे ना वो कोण 90 डिग्री रख के बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, नया त्रिभुज बनाएंगे, ठीक, और वो त्रिभुज भी जो होगा, ठीक, ये त्रिभुज बन गया, ये हमने बनाया DE और F, बिल्कुल। अब मैंने कहा कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये हमने जो बनाई इसमें 90 डिग्री है, तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस परिमेय से, जो भी आप लिखना चाहें, DF का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर होगा EF के वर्ग जोड़ DE के वर्ग के बराबर। ये अब आइए हम DF का वर्ग, अब हम यहां पे ये कह सकते हैं ना, हमने इस तरीके से ये खींचा है, ये लिखते बनाते वक्त आप लिखेंगे कि एक नए त्रिभुज का हमने निर्माण किया जिसमें AB, जिसमें DE जो है वो AB के बराबर है, जिसमें DE जो है वो AB के बराबर है, और BC जो है वो EF के बराबर है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे, इस तरीके से हमने त्रिभुज इसकी बनाई है। चलिए तो अब हम यहाँ पे ये कर देंगे। अब आप बताइए यहां पर हम यहां से, ये पहला है ये दूसरा है, यहां से उठा के यहां मान रखिए। आइए तो हम यहां लिखेंगे कि DF का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा EF के वर्ग के बराबर। EF का मान हम BC रख सकते हैं, लीजिए BC का वर्ग हमने रख दिया जोड़ DE का वर्ग हम क्या लिख देंगे बदले में, AB का वर्ग, क्योंकि DE जो है AB के बराबर है। यहां लिख लेंगे 1 और 2 से पता चला हमको। अब आप सभी जानते हैं कि ये समीकरण नंबर 3 मानिए और ये 4, और आप देखिए जब ये वाला इधर के बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा, तब हम लिखेंगे AC का जो वर्ग है वो भी DF के बराबर है, DF के वर्ग के बराबर है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अब देखिए क्योंकि ये भी बराबर है, यहां से हमको ये भी पता चल गया AC बराबर हो गया DF के, यानी कि क्या हो गया, ये साइड से ये सर्वांगसम हो गए है ना, सब एकदम कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब इसका सारा, इनका जो संगत कोण है, संगत भुजाएं हैं, वो सभी बराबर होंगे। तो सभी बराबर होंगे यानी ये भी 90 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगला प्रश्न, ये था हमारा 28वां नंबर। प्रश्न संख्या 29 पर आइए। अब तो भूतनी का साला, तो बच्चे देखिए 29 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, एक तुर्की टोपी जो शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जो शंकु कोण उसमें से ऊपर का काट लिया गया, बाल्टी के आकार की है, ठीक है। इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। देखिए टोपी रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि ऊपर से खोखला रहेगा, लेकिन एक तरफ से तो खुला रहेगा ना, तब तो पहनेंगे यहाँ पे, एक तो ऊपर से बंद रहेगा। तो ये है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो खुली हुई ना, और जाहिर सी बात है जो खुला हुआ रहेगा भाई, मुंडी बड़ा है, ऊपर में पतला की तरफ होगा, यहाँ की त्रिज्या कम होगी,
तो ये सब लॉजिकल चीजें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नीचे वाले की त्रिज्या 10 है, ऊपर वाले की 4 है, और बोला जा रहा है और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल करिए ज्ञात। आ जाइए प्रश्न। देखिए टोपी एक छिन्नक के आकार की है। आप सभी छिन्नक बहुत भली भांति परिचित होंगे, कोन काट के बनाते हैं। फिलहाल हम देखिए कैसे बनाएंगे। ये यहां पर आपको ये दिया गया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया 4 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और ये दिया गया तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। आपको बताइए टोपी में लगाना है कितने कपड़ा इस्तेमाल किए जाएंगे? आप बताइए। ये वाला सिरा खुला रहने वाला है, ये वाला मतलब जो नीचे का जो पोर्शन है ये खुला रहेगा। मतलब इस पे मान लेते टोपी जो है कागज की बनी है, तो कागज का जो नीचे का जो पोर्शन है, भाई जाहिर सी बात है वो यदि खोखला रहेगा नीचे तक कपड़ा उस पर नहीं ना लपेट पाएंगे, लेकिन टोपी में ये वाले पोर्शन में कपड़ा लपेट पाएंगे। यानी कि इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फल किसका? क्षेत्रफल तिर्यक का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़। अब देखिए टोपी ऊपर से भी बंद रहेगा ना, बंद रहेगा तो उतना कपड़ा लगेगा या कागज लगेगा, तो उसको हम करेंगे ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R1 R2 पाई R1 प्लस पाई R2 गुणे L, यानी तिर्यक ऊंचाई, प्लस ऊपर में देखिए यहां पे क्या है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, हाँ ठीक है, पाई R1 का मतलब ये जो पाई R का स्क्वायर, मान लेते ये R1 है और ये R2 है R1 का स्क्वायर ये हमारा है। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। आइए तो यहां पे हम क्या करेंगे कि देखिए पाई तो सब में है, पाई को ले लेंगे कॉमन, पाई सब में है कॉमन हो गया, R1L प्लस R2L, और इधर से प्लस में R1 का वर्ग, ये हो जाएगा। देखिए पाई हमने ले लिया है कॉमन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई ले लेंगे R1L, ये इसे मल्टीप्लाई हो गया R2L, इस तरीके से लिखेंगे। पाई का मान देखिए 22/7, और R1 का मान कितना है हमारा 4, गुना में इसका हाइट कितना है 15, प्लस R2L, R2 का मान कितना है हमारा 10, गुने L का मान कितना है 15, प्लस में R1 का वर्ग कितना है देखिए 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इस तरफ 22/7 गुना में 15 चौको 60 प्लस 15 दहें 150 प्लस 16। अब 22/7 गुना 210 और 16 कितना हो गया 226/7 हो गया। अब आप क्या करेंगे यहां पे इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, इसको आप ये करेंगे गुना भागा करेंगे
और आपका उत्तर आपके सामने आएगा, ये सब आप खुद कर लीजिएगा। तो इतना ज्यादा इसको मतलब वर्ग लगेगा, सेंटीमीटर वर्ग इसको कपड़ा उसमें लगेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे आइए। इसको काटेंगे, ये आपका लगभग आएगा 710.28 सेंटीमीटर का वर्ग। तो बबुआ लोग, ये था आपका प्रश्न। आइए अब हम नए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर संख्या 30। देखिए आपको इसमें, चलिए अब मुझे प्रश्न दिखाई देने लग गया। देखिए, इस प्रश्न में आपको माध्यक निकालना है। ये आखिरी प्रश्न है, आपके 2014 में पूछा गया है जो। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, माध्यक निकालना है यहाँ पे, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ से। शुरू हुआ है 0 से 10 से 20 से 30 से 40 50 और 50 से 60 और 60 से 70। यह है आपका वर्ग अंतराल, और ये है आपका बारंबारता। बारंबारता ये कितना कितना है, तो आप पाएंगे 5 10 15 20। अबे यार, ये तो मैं अपने से लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ है ये। तो देखिए यहाँ पे है 5 10 10 18 30, 5 10 18 30 20 12 5। तो देखिए बच्चे, प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न में ये सारा आपको दिया गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, संचयी बारंबारता। हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए देखिए यहां से शुरू करिए। 5 लिखिए, 5 10 को जोड़िए 15, 15 18 को जोड़िए 15, 23 10 33, 33 और 30 कितना हो गया, 33 और 30 63 और 20 83, 63 और 20 83, 83 और ये कितना हो गया हमारा 85 10 95 और 95 के बाद ये 5 कितना हो गया 100। अब इन बारंबारता को जोड़ दीजिए, आपका n का मान निकल जाएगा। जोड़ेंगे आप इसको, ये भी 100 आएगा। ठीक है, अब हमको बारंबारता यहां पे देखिए माध्यक का सूत्र। माध्यक का सूत्र यदि आप जानते हैं तो लिखिए, तो जल्दी से जल्दी वहां पे। तो माध्यक का सूत्र होता है सबसे पहले L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता और बटा में
फ्रीक्वेंसी होता है यानी बारंबारता गुणे, और यहाँ पे इसकी हाइट होती है, यानी मैं यहाँ पे हाइट लिख दे रहा हूं, देखिए ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए कौन क्या 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 है यहाँ पे। हाइट का मतलब क्या है, अंतराल, यानी देखिए कितना है 0 से 10, 10 से 20, सबके बीच में डिफरेंस कितना है, सबके बीच में डिफरेंस है 10 का, इसीलिए एच का मान यहाँ पे 10 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पर उसके लिए हम सबसे पहले n/2 निकालेंगे, ये एच है, n/2 निकालेंगे, यानी 100/2 यानी 50। 50 से जस्ट बड़ा कौन है, देखिए 63 है। 63 में आइए, ये देखिए बारंबारता, और ये इसका वर्ग अंतराल है, ठीक है। और वर्ग अंतराल में देखिए सबसे छोटा वाला जो है 30 और 40 का, सबसे छोटा वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, इसको बोलते हैं निचली सीमा, और इसको उच्च सीमा। तो एल का मान है हमारा निचली सीमा, जो एल का मान कितना हमारा 30 है, ठीक है। और इसका याद रखिएगा कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे इस 63 से जस्ट एक पहले वाला लेते हैं, किसका लेते हैं 33 लेंगे, संचयी बारंबारता हम 33 लेंगे। और देखिए और क्या चाहिए हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी चाहिए, बारंबारता हम इसी के लेंगे, कितनी होगी भाई, तो ये भी 30 होगी। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान रखिए इसका, देखिए एल का मान है आपका 30 प्लस n/2 का मान देखिए यहाँ कितना है 50, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, और इसकी हाइट कितनी है, कितने ऊपर तक ये जाते हैं, देखिए मतलब ये कितना अंतर है इन दोनों के बीच में 10 का, 10 से ये गया, ठीक है। अब देखिए 30 जोड़ 50 में से 33 जाएगा 17/3, 30 90 और 17 107/3, इसको और तोड़ेंगे आप, आपका उत्तर यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए क्या इंतजार कीजिए 2015 वाले के हल का। तब तक के लिए बाय। और देखिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो तो भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि पढ़ाई की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, जबरदस्ती लाइक कर दीजिए। है चलिए बाय।